हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में अध्याय 1 जो वास्तविक संख्या है, इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन क्वेश्चन को हमें कवर करना है। सो आज का इस वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उदाहरण नंबर 1 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 1 में बोला जा रहा है कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। n यहाँ पर क्या है? प्रकट संख्या है। तो 4 की पावर n, तो 4 की पावर n बोला गया है। n एक प्रकट संख्या, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 4 की पावर n मतलब 4 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 4। 4 की पावर 2 मतलब 4 चक्कू 16। 4 की पावर 3 मतलब 4 चक्कू 16 चक्कू 64। इस तरीके से आगे मतलब संख्याएं आएंगी। 4 की पावर 4 रखेंगे तो संख्या इस तरीके से आती रहेगी। लेकिन इसमें बोला गया है कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है, ये हमें बताना है जांच करके। तो कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होती है? जब उसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, जब इसका गुणनखंड करेंगे, पहले यहाँ पर 4 16 और यहाँ पर 64 है। इन संख्याओं को अगर हम गुणनखंड करके सबसे पहले लिखते हैं, तो 16 है, यहाँ पर 16 का गुणनखंड करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर कितने बार मतलब 2 आया है? 4 टाइम आया है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर 4 बार आया है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर 250। तो 250 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 250 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर इसमें आ जाएगा 5 के पीछे, तो यहाँ पर 5 6 7 8, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। इस तरीके से इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें क्या है? 2 गुणा 5, यहाँ पर 3 बार है, 5 गुणा 5 गुणा 5। सेम एज इट इज़ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर 130। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 छंग 12, 2 पंचे 10। फिर इसमें 3 से जब इसको किया जाएगा तो 3 से ये नहीं होगा, यहाँ पर 5 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 तिया 15। फिर इसमें आ रहा है 5 एकम 5, 5 तिया 15। फिर यहाँ पर 13 है, तो 13 एकम 13। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 गुणा 5 गुणा 13 आ रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए कि जिसके अभाज्य, यहाँ पर 2 हमने एग्जाम्पल ले लिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है? अनिवार्य रूप से 2 और 5 है, और इसमें क्या है? 2 है, 5 है और 13 भी है। मतलब दूसरा संख्या यहाँ पर हो सकता है अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन 5 और 2 होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि खाली 2 आए। इस तरीके से इसमें 5 भी आना जरूरी है। 2 और 5 दोनों संख्या अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 0 पर समाप्त होगा। तो इसमें क्या है? जैसे कि यहाँ पर 4 की पावर 2 है, इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो ओनली 2 ही आ रहा है। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? ओनली 2 आ रहा है। तो ये संख्या हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये हमने समझाने के लिए किया था। ये जो कैलकुलेशन किया है, ये समझाने के लिए किया था। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 1 को हमें इस तरीके से करना है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो 4 की पावर n, 4 यहाँ पर क्या है? 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 की पावर n, और यहाँ पर 2 की पावर n और 2 की पावर n गुणे के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें 2 है, 5 नहीं है। तो 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए
4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में यहाँ पर है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें 6 और 20 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो उदाहरण 2 में हमें 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंड करेंगे 6 का, तो 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। और इसमें क्या है 20 हैं, तो 20 का करेंगे तो 2 एकम 2 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10 और इसमें 5 एकम 5। अब इसमें इस तरीके से लिखेंगे 6 को यहाँ पर 2 गुणा 3 और 20 का यहाँ पर है 2 गुणा 2 गुणा 5, इस तरीके से हमें लिखना है। अब इसमें हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF कैसे निकाला जाता है? HCF यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड में जो चीज़ें दोनों के पास हो और सबसे कम घात हो, यहाँ पर जो चीज़ें दोनों के पास हो और सबसे कम घात हो वही संख्या लिया जाता है। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 यहाँ पर 1 बार है और 3 1 बार है। इसमें 2 कितने बार है? 2 इसमें 2 बार है और 5 1 बार है। तो 2 इसमें कितनी बार है? कम, सबसे कम कितनी बार है? 1 बार है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इन जो चीज़ें दोनों के पास हो, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 को नहीं ले सकते हैं। इसमें 2 ही दोनों के पास है और सबसे कम घात। 2 चीज़ें हमें ध्यान रखना है, जो चीज़ें सबके पास हो मतलब दोनों के पास हो, कॉमन हो और उसका सबसे कम घात को ही लिया जाता है। ये हमारा हो गया है HCF। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM क्या होता है? LCM में यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर दोनों के पास हो, LCM में यहाँ पर गुणनखंड में जितने सारे जो संख्याएं हैं सभी संख्याओं को लिया जाता है, लेकिन संख्याओं का सबसे अधिकतम घात लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो इसमें 2 की घात 2 लिया जाएगा। 3 इसमें है, 3 की घात 1 है, सबसे अधिकतम घात 3 का 1 है। और इसमें 5 भी है, तो 5 का सबसे अधिकतम घात 5 है। जैसे कि हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसमें 2 3 और 5 ये संख्याएं हमारे पास है। तो इन संख्याओं का सबसे अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 को 2 बार लिया जाएगा, 2 की घात 2 लिया जाएगा। 3 का अधिकतम घात 1 है तो 1 को लिया है, 5 की अधिकतम घात 5 है तो 5 को लिया है। इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 3 पंजे 15। अब यहाँ पर 15 चक्कू 60 हो जाएगा। तो LCM कितना है? LCM यहाँ पर 60 है। तो इसमें HCF और LCM निकालने का जो एक फार्मूला है, दोबारा से इसको समझते हैं। यहाँ पर HCF क्या होता है? HCF यहाँ पर संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इसमें अभाज्य गुणनफल में जो दोनों के पास हो और कम घात हो, तो 2 यहाँ पर दोनों के पास हो, यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 का सबसे कम घात का क्या है? 1 है, तो इसका HCF हो जाएगा 2। LCM में अभाज्य गुणनखंड में जितने सारे संख्याएं हैं सभी संख्याओं को लेना है, लेकिन उन संख्याओं का अधिकतम घात लेना है। जैसे कि 2 की घात यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, अधिकतम घात 2 है तो 2 को लेंगे। 3 का अधिकतम घात यहाँ पर 1 है तो 3 ही लेंगे। 5 का अधिकतम घात 5 है तो यहाँ पर 5 को ही लेंगे। अब गुणा करके 60 आ गया है। तो इस तरीके से HCF और LCM हम निकाल सकते हैं। उदाहरण 2 के जैसा हमें प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 के जो यहाँ पर 3 पॉइंट है, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 96 है तो सबसे पहले 2 से करेंगे। यहाँ पर 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करना है। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। नेक्स्ट है यहाँ पर 404, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 101 है तो 101 यहाँ पर
101 के बारे में जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से 96। यहाँ पर कितनी दो बार, दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार हैं, तो 2 यहाँ पर 5 बार हैं, 3 यहाँ पर 1 बार है, इस तरीके से लिखना है। और 404 को लिखेंगे, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पर 2 बार हैं, और 101 1 बार है। अब हमें निकालना है HCF और LCM। तो HCF किस तरीके से निकाला जाता है? HCF वह संख्या है जो चीज़ें दोनों के पास हो और सबसे कम घात हो। तो यहाँ पर 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 101 है। कॉमन क्या है? 2 ही कॉमन है, लेकिन 2 की सबसे कम घात क्या है दोनों में से? 2 की सबसे कम घात 2 है, तो 2 की घात 2 इसका HCF हो जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 इसका LCM हो जाएगा। अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM वह संख्या होता है, LCM में क्या लिया जाता है? गुणनखंड के सभी संख्याओं को लिया जाता है। तो 2 आया है, 3 आया है, 101 आया है, 2 3 101, और कोई संख्या इसमें नहीं है अभाज्य गुणनखंड में। लेकिन 2 का सबसे अधिकतम घात क्या है? 5 अधिकतम घात लिया जाता है LCM में। और 3 का अधिकतम घात क्या है? 1, और 101 का अधिकतम घात 1 ही है। अब इसको जब हम गुणा करना है, 2 की घात 5, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। यहाँ पर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 0 3 एकम 3। अब इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9696 आ जाएगा इसका LCM। तो ये एक तरीका है LCM निकालने का। और LCM निकालने का जो बुक में है दूसरा तरीका, उसको भी यहाँ पर समझते हैं। और वो तरीका है अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है, जो फार्मूला है, उसी से रिलेटेड है यहाँ पर। तो फार्मूला क्या है? यहाँ पर 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का, ये हमारा दूसरा तरीका है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यहाँ पर LCM हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, LCM हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये LCM निकालने का LCM दूसरे तरीके से जो बुक में दिया हुआ है उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है। आप यहाँ तक भी कर सकते हो इस तरीके से। HCF हमने निकाल लिया है, LCM इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और इस फार्मूले से भी LCM निकाला जा सकता है। तो हमारे पास HCF क्या है? जब 2 संख्याएं दिया हो और उसमें से HCF या तो LCM अगर दिया हुआ हो तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो 2 संख्या हमारे पास क्या है? 96 है और 404 है। और HCF क्या है? HCF हमने निकाला है 4, और LCM हमें निकालना है, LCM हमें निकालना है। तो ये 4 क्या हो जाएगा? ये जो 4 हैं बराबर किधर आएगा? तो बटे में आ जाएगा। और ये क्या है? LCM है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 101 आ जाएगा। इन दोनों को हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 96 और 96, यहाँ पर 9696, ये हमारा क्या है? LCM है। तो दोनों तरीके से, ये पहला तरीका है और ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अब जो इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है उदाहरण नंबर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 में संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न, ये जो उदाहरण नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 4 यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। यहाँ पर 3 संख्या है, 3 संख्या का हमें क्या करना है? HCF निकालना है। सेम तरीके से उदाहरण अगर 4 को आपने अच्छे से कर लिया है तो प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न नंबर 3 है इसके सारे पॉइंट्स को आप कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 में इन सभी संख्याओं का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर 2 तिया 6, 3 एकम 3, 72 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6,
दो छंग 12, दो एकम 2, दो अट्ठे 16, दो नम 18, तीन तिया 9, तीन एकम 3। 120 का अभाज्य गुणनखंड, दो छंग 12 0, दो तिया 6 0, दो एकम 2, दो पंजे 10, तीन पंजे 15, पाँच एकम 5। दो 6 का हम गुणनखंड अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा 3 है। 72 को लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। 3 इसमें कितनी बार है, 2 बार है। 120 में यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। अब यहाँ पर हमें HCF निकालना है। तो HCF वह संख्या जो यहाँ पर तीनों के गुणनफल में उभयनिष्ठ हो, मतलब तीनों के पास हो। तो यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 2 का सबसे कम घात लेना है और 3 का भी कम घात लेना है। तो इसमें 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात कुछ नहीं मतलब 1 है। तो सबसे कम घात यहाँ पर क्या है, 2, और 3 का सबसे कम घात लेंगे तो 3 की घात इसमें 2 है, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें भी 3 की घात 1 है। तो यहाँ पर 3 लेंगे, 3 की घात 1 मतलब 3, तो 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 इसका HCF हो जाएगा। अब हम LCM निकालेंगे। LCM वह संख्या जो तीनों के गुणनफल में है। तो यहाँ पर 2 है, 3 है और 5 है। अब LCM में सबसे ज़्यादा घात लिया जाता है। तो 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 यहाँ पर इसका LCM हो जाएगा। 3 की घात 1 है, 3 की घात 1, यहाँ पर 3 की घात 2 सबसे अधिकतम घात। 5 की घात 1 ही है। इन संख्याओं को गुणा करना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5, 8 नम 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो LCM क्या हो जाएगा इसका, 360 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का हमें यूज करके HCF और LCM निकालना है, हमें जांच करना है। तो इसमें जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आप ये दोनों पार्ट को आप खुद से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है। इसमें दो संख्याएं हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 यहाँ पर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। 91 को करेंगे, 91 यहाँ पर 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। 26 को लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 13 और 91 को लिखेंगे यहाँ पर 13 गुणा 7। इसमें यहाँ पर हम LCM और HCF हमें निकालना है। तो HCF निकालते हैं। HCF में वह संख्या जो दोनों के पास कॉमन हो वो संख्या HCF होता है। तो 13 यहाँ पर दोनों के पास हो, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 13 इसमें क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। और 13 की घात यहाँ पर दोनों में एक ही है, सबसे कम घात यहाँ पर 13 की घात 1 मतलब 13, तो इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 13। अब इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, इसका हमें यूज करना है, जिसके लिए यहाँ पर HCF हमने निकाल लिया है, LCM भी निकालना होगा। तो LCM निकालने के लिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं आती है सभी संख्याओं को लिया जाता है। यहाँ पर 2 गुणा 13 गुणा 7, यहाँ पर 2, 13 और 7 संख्याएं हैं और दूसरा कोई संख्या नहीं है। और इसमें सभी संख्याओं का अधिकतम घात लिया जाता है। अधिकतम घात इसमें 2 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, 7 की घात 1 है। अब सभी संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो सभी संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 182।
तो HCF और LCM हमने निकाल लिया है। अब जो फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल हमें जांच करना है। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याएं इसमें कितना है 26 गुणा 91। HCF और LCM हमारे पास कितना है 13 गुणा 182। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है गुणा करना है। तो इन दोनों संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो 2366 आएगा। अब 13 से इन संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2366 आएगा। कहने का मतलब है जो हमने HCF और LCM निकाला है इन दोनों संख्याओं का, तो जांच के लिए यहाँ पर ये जो फार्मूला है इन दोनों फार्मूले में जो फार्मूला है इसमें हमने वैल्यूज़ को रखा है। वैल्यूज़ को रखने के बाद दोनों पक्षों में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। इनको गुणा करने के बाद यहाँ पर सेम चीज़ें आना चाहिए, इसको गुणा करने के बाद सेम चीज़ें आना चाहिए। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब हमारा क्या है HCF और LCM जो हमने निकाला है ये हमारा क्या है सही है। हमने जांच के थ्रू फार्मूले के थ्रू हमने इसको प्रूव भी कर दिया है। तो इस तरीके से हमें जो इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है इसको हम कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इसमें है उदाहरण नंबर 4 के जैसा प्रश्न नंबर 3 को सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर क्या है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो संख्या का HCF गिवन है, LCM निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो संख्या का HCF गिवन है, LCM हमें निकालना है। तो इसमें फार्मूला क्या है हमारे पास HCF और LCM में से कोई एक होना चाहिए और दो संख्या यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का जो फार्मूला है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करके हमें LCM निकालना है। तो दो संख्याएं कितनी हैं यहाँ पर 306 गुणा 657। HCF कितना है यहाँ पर 9 गुणा LCM। 306 गुणा 657 बट्टा यहाँ पर जो 9 है 9 बट्टे में आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 9 से इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो 73 आ जाएगा। तो 306 गुणा 73 बराबर LCM। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 22,332 क्या है LCM है। तो LCM हमें निकालना था। तो LCM इस तरीके से हमारा निकल गया है। तो ये जो फार्मूला है ये हमारा दो संख्याओं के लिए ही सत्य है। यहाँ पर तीन संख्याओं के लिए हम इसको ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली दो संख्याओं के लिए ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दो संख्याएं दिया हुआ है HCF या LCM इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर गिवन रहे, अगर दिया हुआ रहे तो दूसरा हम जैसे कि यहाँ पर LCM निकाल सकते हैं। सेम तरीके से अगर LCM गिवन रहे तो HCF भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से सॉल्व करके। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकरण संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये जो प्रश्न नंबर 5 है ये उदाहरण 1 के जैसा सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 5 है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 या तो 5 अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। तो इसको हमने एग्जाम्पल 1 में अच्छे से समझाया था। सेम तरीके से हमें करना है। तो इसमें लैंग्वेज में हम इस तरीके से लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर 6 की पावर n है। तो 6 की पावर n को कैसे लिखेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे
2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 3 और 2 आ रहे हैं, तो 3 और 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, 3 की पावर n अलग अलग लिखेंगे। अब यहाँ पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए यहाँ पर 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है, जो कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन 5 होना आवश्यक है, इसीलिए लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पर भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें यहाँ पर 2 संख्याएं दिया हुआ है, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है ये हमें लिखना है। तो भाज्य संख्या कब होता है, जब किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोला जाता है भाज्य संख्या। तो यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा गुणनफल के रूप में है और प्लस 13 है। 13 ये 2 टर्म है हमारे पास, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, इस टर्म में क्या बचेगा 7 11 बचेगा, प्लस इसमें से 13 कॉमन ले लिए तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे 77 प्लस 1, 77 और 1 78 और यहाँ पर 13, तो 78 और 13 के गुणनफल में हमने इसको लिख लिया है। 2 संख्या के गुणनफल के रूप में हमें इसको लिख लिया है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या है, 2 टर्म है, ये सभी संख्या गुणा में है और प्लस में 5 है, तो ये 2 टर्म है हमारे पास। तो इनमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे, इनमें से 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 को छोड़कर सभी संख्याओं को हमने लिख लिया है यहाँ से, और यहाँ से जब 5 कॉमन ले लिया है तो प्लस यहाँ पर 5 जब बाहर निकल गया तो 1 आ गया है, ऐसे लिखा है हमने। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करके लिखा है, प्लस का यहाँ पर 1 है, इनको जोड़ा है तो 1009 आया है और गुणे में 5 है। तो कहने का मतलब जो 2 संख्याएं गिवन हैं, इन दोनों संख्याओं को हमने 2 संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लिया है। 5 गुणा इस तरीके से 2 संख्या के गुणनफल के रूप में हमने लिख लिया है, तो ये दोनों संख्या हमारा क्या है, भाज्य संख्या लिखेंगे इस तरीके से। यह 2 या 2 से अधिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। तो ये क्या हो गया है, इसका फाइनल आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इसका एलसीएम निकालना होता है। इसमें बोला जा रहा है कि एक यहाँ पर वृत्ताकार पथ है, जिसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर रवि और सोनिया दोनों ने एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। मतलब कितने समय बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति मतलब यहाँ पर मिलेंगे और दोनों एक साथ कब मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दोनों का एलसीएम निकालना होता है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से, करने के बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में यहाँ पर 2 और 3 आ रहा है, तो 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 का अधिकतम घात 2 है। इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे।
तो इसमें हमें एलसीएम निकालना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उदाहरण है, यहाँ पर जो √2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन है। √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और इसमें उदाहरण नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है, और √5 को अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो √3, 5 और 2, ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। इसमें से किसी एक क्वेश्चन को हमें जैसा सॉल्व करना है, तो इन तीनों क्वेश्चन को हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें उदाहरण नंबर 5 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसमें हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसको सबसे पहले हमें मानना होगा कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो √3 = P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है P और Q का HCF 1 होना चाहिए। इन दोनों में से कॉमन, HCF का मतलब कॉमन, इन दोनों में से कॉमन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमने इसको P/Q के परिमेय संख्या के रूप में माना है, तो इसको P/Q के इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, P यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसका दूसरा स्टेप है, यहाँ पर दोनों और वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो √3 Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। यहाँ पर Q स्क्वायर और ये जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा, P स्क्वायर/3। अब यहाँ पर जो प्रमेय है, प्रमेय 3.1 जो प्रमेय है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें बोला जा रहा है कि 3p² को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। इसमें क्या है, ये जो 3 है p² को विभाजित करेगा तो 3p को भी विभाजित करेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो 3 अगर p² को विभाजित कर रहा है, तो माना यहाँ पर इसमें यहाँ पर 3p², माना कि p² यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, तो 3 3 9/3, 3 9 को विभाजित कर रहा है 3 बार। तो यहाँ पर 3 को भी तो विभाजित करेगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर 3p² को विभाजित कर रहा है तो 3p को भी विभाजित करेगा, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब 3p को विभाजित करेगा तो p/3 हो जाएगा। जब 3p को विभाजित करेगा तो p/3, इसको हमने c के इक्वल मानेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर p = 3c हो जाएगा। अब समीकरण 1 जो हमने, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 में हम p का मान रखेंगे। ये p का मान हमारा 3c है। तो √3 Q = 3c। अब सेम यहाँ पर दोनों और वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद यहाँ पर 3Q² = 9c²। यहाँ से जब 9 बट्टे में आ जाएगा, इक्वल के इधर आएगा, तो 3Q²/9 = c²। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर Q²/3 आ जाएगा, 3 3 9। अब यहाँ पर Q²/3 = c²। इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर 3 सेम, यहाँ पर 3Q² को विभाजित कर रहा है तो 3Q को भी विभाजित करेगा प्रमेय 3.1 के अनुसार। तो यहाँ पर 3Q² को विभाजित कर रहा है तो 3Q को भी विभाजित करेगा, तो 3Q को विभाजित करेगा तो यहाँ पर Q/3 है। Q/3 को हमने D माना है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q = 3D आ जाएगा। और यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया था, P क्या है, 3C है। इन दोनों का यूज हमें करना है। P हमारे पास क्या है,
3c है। p और q हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो परिमेय संख्या होता है p अपॉन q, तो p का मान है हमारे पास 3c है, q का मान यहाँ पर 3d है। चूँकि यहाँ पर दोनों के पास p अपॉन q का जो मान रखा है, इन दोनों के पास हमारा उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि इसमें उभयनिष्ठ 1 आना चाहिए। क्योंकि p और q अगर परिमेय संख्या है तो वह सहवाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब उन दोनों में कॉमन 1 आना चाहिए, जबकि इसमें कॉमन 3 आ रहा है। जब इसमें कॉमन 3 है, इसका मतलब जो p अपॉन q को हमने क्या माना था, √3, मतलब परिमेय संख्या माना था, तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लिखेंगे इस तरीके से, p तथा q में 3 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, क्योंकि p और q सहवाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए। तो ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। तो √2, √5 इस टाइप के क्वेश्चन, √7, √11, √13 सारे क्वेश्चन को हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल उदाहरण 6 है, और इसमें प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न नंबर दूसरा है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसको हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। और यहाँ पर उदाहरण नंबर जो 7 है, ये भी हमारा लगभग सेम तरीके का क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, तो हमें एक परिमेय संख्या मान के इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो ये p अपॉन q के रूप में हो जाएगा, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, और जो p और q है ये सहवाज्य संख्या है, मतलब इसका HCF 1 आना चाहिए। अब इसमें p अपॉन q के रूप में हमने इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर जो ये 3 है, ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर बचा है 2√5 बचा हुआ है। अब यहाँ पर p अपॉन q माइनस का 3 है, और ये जो 2 है ये बट्टे में आ जाएगा इक्वल के इधर आके। तो यहाँ पर 1/2, और ये चीज़ें हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये हमारा परिमेय संख्या है, -3 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने इसको इसलिए इस तरीके से इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि यहाँ पर जो रूट की जो वैल्यू है ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें एक साइड करना है, और जो संख्याएं हैं जैसे 3 है, 2 है, इनको हमें p अपॉन q जो परिमेय संख्या है इसको हमें एक तरफ करना है। इसको सॉल्व करने के बाद √5 को अलग कर लिया है और इन संख्याओं को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या है और ये पूरी चीज़ परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं आ सकता है, ये इक्वल नहीं आ सकता है। तो लिखेंगे हम इस तरीके से, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो पूरी चीज़ है 1/2 p अपॉन q -3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, तो ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इसका जो प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न नंबर तीसरे का जो पहला पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसको हमें मानना होगा कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, तो p अपॉन q के इक्वल हो जाएगा, और q डज नॉट इक्वल टू 0, और p और q का HCF 1 हो जाएगा, मतलब ये इसका सहवाच्य संख्या है। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो √2 है वो ऊपर आ जाएगा, इधर साइड हो जाएगा, और q ऊपर आ जाएगा, p नीचे आ जाएगा, मतलब q अपॉन p हो जाएगा, और √2 ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, q अपॉन p भी एक क्या है हमारे पास परिमेय संख्या है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, हमें वही लैंग्वेज लिखना है।
और ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें पूरा जो प्रॉपर जो लैंग्वेज है ये हमें पूरा लिखना है। अगर इसमें हम जैसे इस टाइप को अगर हम यहाँ पर ना लिखें, जैसे इसको सॉल्व किया है और ये लैंग्वेज अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा नंबर कट सकता है। इसलिए यहाँ इसमें क्या करना है, ये इसमें प्रॉपर लैंग्वेज में हमें इसको अच्छे तरीके से लिखना है जिससे कि हमारा फुल मार्क्स आ जाए। सो जो चैप्टर फर्स्ट है इसका जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए आप उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।